क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए तो। 12th में स्ट्रीम कौन सा आपका? नहीं, अभी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाई कर रहे हो आप? आर्ट्स है। अच्छा, क्या करना चाहते हो आप फ्यूचर में? यूपीएससी में जानते हो? एक बार फिर से क्लैपिंग बच्चे की। ठीक है, आर्ट्स है आपके। अच्छा, क्या करना चाहते हो आप? क्या करोगे 12th में? अच्छा, टीचिंग लाइन में। तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। निशा के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों बैठाया गया आप लोगों को, है ना? सबके मन में ये क्वेश्चन है ना? अभी क्या होने वाला है ना? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राकेश कुमार। आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं इस सेशन में क्या करने वाला हूँ कि आप सभी लोग क्लास 6 से 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको 12th के बाद किस एरिया में जाना चाहिए, कैसे आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे गोल ओरिएंटेड आप बन सकते हो। जैसे कि आप IIT JEE का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नीट का नाम सुना होगा, आपने UPSC का नाम सुना होगा, KVPY का नाम सुना होगा, NTSC का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं सबके बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है? तो बेसिकली हम इसको एक छोटा सेमिनार बोल सकते हैं, या इसको हम एक काउंसलिंग सेशन बोलेंगे, या इसको मेंटरशिप बोल सकते हैं, या गाइडेंस क्लास बोल सकते हैं, कुछ भी आप जो समझ सकते। तो सेमिनार वर्ड सुना है किसी ने? काउंसलिंग वर्ड सुना है आप लोगों ने? कोई खड़ा होकर बताएगा मुझे? एनी बॉयज और गर्ल्स? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग कंफर्टेबल इस सेशन में हम 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं केवल बोलूंगा, आपको केवल सुनना है। मैं आपसे भी बात करूंगा, आपकी भी प्रॉब्लम को जानूंगा और फिर मैं कुछ सजेशन भी आपको दूंगा। ठीक है? तो आप मुझे, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली आप देखो, IIT JEE हो गया, तो इसमें जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीजें समझना। या जो भी आपका कैरियर से ओरिएंटेड हमारी स्टडी होती है, उसको जानने को हम बोलते हैं काउंसलिंग। मतलब कोई एक काउंसलर होता है, जैसे मान लीजिए आपको टीचर्स हैं, तो वो आपको एजुकेट करते हैं, आपको किताब की नॉलेज देते हैं, आपको जो भी एजुकेशन में है सिलेबस में वो पढ़ाते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो आपकी कैरियर से ओरिएंटेड बातें करे, उसको हम लोग काउंसलर बेसिकली बोलते हैं। मतलब आपको काउंसलिंग कर रहा है, आपको अपने बात की तरफ अग्रसर कर रहा है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है? चलो, आप लोगों में से ये कितने लोग हैं जो जानते हैं UPSC वर्ड क्या है? UPSC सुना है आप लोगों ने? ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? हाथ रेज करें। गुड। अब मुझे कोई ये बताए कि ये क्या है, लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होकर बताना पड़ेगा, कोई भी, बॉयज से या गर्ल्स से। देखो, डरो नहीं, मैं भी आपके टीचर जैसे हूँ, आपके एरिया का ही हूँ मैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए तो। 12th में स्ट्रीम कौन सा आपका? नहीं, अभी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाई कर रहे हो आप? आर्ट्स है। अच्छा, क्या करना चाहते हो आप फ्यूचर में? UPSC में जानते हो? एक बार फिर से क्लैपिंग बच्चे के। आप UPSC के बारे में क्या जानते हो? UPSC क्या है बेटा? क्या करती है ये? हाँ बताओ, आप आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे के पात्र हैं, IFS। अच्छा, और कैसे बना जाता है UPSC बन के? मतलब एग्जाम अगर देते हो तो क्या आप करोगे, क्या बनोगे? IAS जनरली उनको क्या कहते हैं? सर्विस, ये उसका फुल फॉर्म है। DM। बस मैं ये वर्ड सुन रहा चाह रहा था आपसे, DM होते हैं। ठीक है, बैठेंगे आप। ठीक है? देखो, ये बच्चे ने बहुत सही बात बताई, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC जानते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कितने लोग UPSC करना चाहते हैं इसमें से? UPSC कितने लोग करना चाहते हैं? 1 2 3 4, बस 4 लोग।
कोई बात नहीं, बाकी लोग जानेंगे तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, है ना। चलो, यूपीएससी बच्चों ना एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बेसिकली आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए ये सारे ग्रुप्स होते हैं, और एनडीए भी करवाती है यूपीएससी, ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। बेसिकली इसमें से कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जो मेरा डोमेन है वो आईआईटी जेईई और नीट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आप इसके बारे में अवेयर रहें, ठीक है। देखो यूपीएससी है ना, इसका फुल फॉर्म उन्होंने बताया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या फुल फॉर्म है? सबको पता है? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आईएएस हो गए और होता है आईपीएस, है ना, आईएफएस, और भी कुछ होते हैं, बी ग्रुप के बहुत सारी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आईएएस होता है ना, वो जनरली डीएम बनता है। क्या बनता है? डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कहीं कहीं पे इसको डीसी भी बोलते हैं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, डीसी बोलते हैं। लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों, तो ये डीएम बनते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज होती है। मतलब आईएएस जो होते हैं वो डीएम का फर्स्ट स्टेज होता है, छोटा सा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट का मालिक बोला जाता है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, जैसे जैसे उनकी एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, उनका लेवल बढ़ता जाता है। जैसे आप मुझे ये बताओ, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? थोड़ा लाउड आवाज में। नरेंद्र मोदी। अब मुझे ये बताओ, मिस्टर नरेंद्र मोदी सारा काम वो खुद ही करते हैं क्या? उनका काम कौन करता है? तो जो अधिकारी उनके साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर के सहयोगी होते हैं चीफ मिनिस्टर। हाँ। नहीं बेटा, ये तो चलो ये सब डिवीजन हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर है, मान लिया मोदी। पहले अपना नाम बताओ बेटा। निशा, कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। क्या सब्जेक्ट है? बहुत ठीक है, मैं बताता हूँ, बैठ जाओ बेटा। देखो, जो कोई भी, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात करें, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की सारी चीजें समझा दूंगा, सेम लागू हो जाएगा आपकी स्टेट के लिए। वो हमारा इंडिया के लिए वो सेंट्रल लेवल पर होगा, और वही सेम कॉपी हो जाएगा हमारा स्टेट के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मान लीजिए वो है, तो वो तो चुनाव जीत गए हैं, सारा काम अकेले, वो पूरे कंट्री का थोड़ी अकेले कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो अपना वर्क जो होता है वो डिवाइड करते हैं मिनिस्टर्स में, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद है ना कुछ और स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, 3 स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन सारे मिनिस्टर भी खुद ही काम करते हैं? नहीं करते। उनको भी काम, मान लो कोई चुनाव जीत गया, उनको क्या पता है मिनिस्ट्री में क्या होने वाली है? वो अपने फील्ड की स्पेशलाइज थोड़ी है, उनको कोई आइडिया नहीं। वो चुनाव जीत कर बन गए, लेकिन उनका काम करने के लिए जो काम करता है उनको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी। और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, वो जनरली आईएएस अधिकारी होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। वो कैबिनेट के साथ होते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है स्पेशल, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो सारा काम करता है, वो सारा सजेस्ट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी पॉलिसी है, जो भी काम करना हो तो वो करते हैं, ठीक है। तो जो समझो, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है वो आईएएस अधिकारी, उसके अंडर वो जो भी सजेस्ट करेगा पूरे कंट्री के लिए लागू होगा। तो उसके पास कितना पावर होगा आप समझ सकते हो। एक डीएम हो गया, वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया, और एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन रहा है वो प्रधानमंत्री के साथ वो सारा सजेशन दे रहा है, ठीक है। उतनी पावर होती है, मतलब आईएएस अधिकारी का जो पावर होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और टॉप लेवल तक, मतलब सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो पूरे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि एक डीएम की पावर कहाँ तक होती है, समझ सकते हो। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर की सिमिलर तक जा सकता है, कितने उसकी पावर हो सकती है। ये होता है आईपीएस, आपको पता है ये कमिश्नर, उसके ऊपर के लेवल, ये सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा यूपीएससी। यूपीएससी के पेपर के पैटर्न के बारे में पता है कि आपको कैसे यूपीएससी कौन यूपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है? किसको आइडिया? अच्छा, जो ग्रेजुएट, मान लो सिंपली ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बीए किया, मान लो ग्रेजुएशन हुआ, किसी ने बीटेक किया, तो क्या वो एग्जाम दे सकता है? और कोई मान लो बीएससी किया तो, कोई बीकॉम किया तो। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताने वाला, बैठ जाओ, कि कोई भी ग्रेजुएशन जो किया हो, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे वो बीए किया हो, चाहे वो बीकॉम किया हो, चाहे वो बीएससी किया हो, चाहे वो एमबीबीएस किया हो,
कोई भी जो ग्रेजुएशन किया है वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और अपने एरिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इधर जा पाते हैं, है ना। ये काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है तो वहां तक जा नहीं पाते, ठीक है। जिनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बच्चे वहां पर नहीं जा पाते, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप अभी से अपने स्टडी को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो देखो यूपीएससी में जाने के लिए बेसिकली हमारा तीन स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो प्री लेवल का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स उसको बोलते हैं जनरली, उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है जीएस और एक होता है सीसेट उसको बोलते हैं, ठीक है। जीएस में आपके ये जो भी हमारे हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं बेसिकली। सीसेट जो होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें थोड़ी बेसिक मैथ्स आती है। तो देखो बेसिक मैथ जानना सबके लिए जरूरी है। अगर आप मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, कोई आप अधिकारी बनते हो या कुछ भी बनते हो, एटलीस्ट आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मतलब कैलकुलेशन आप कर ले, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी फूल करके चला जाए, कोई भी मूर्ख बना के चला जाए, है ना। तो आपको बेसिक मैथ सीखना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बायो के हो, आप मैथ्स वाले तो स्पेशली पढ़ते ही हैं, या आप आर्ट्स के हो। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें थोड़ी मैथ्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप मान लो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ते हो तो आपको बेसिक मैथ एटलीस्ट आनी चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम में, उसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। चलो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेंस के, ठीक है। मेंस का हमारे 4 पेपर होते हैं, उसके बाद हमारा एसए होता है, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, फिर हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और बीच में 2 लैंग्वेज के भी पेपर होते हैं। जैसे मान लो आप एक इंग्लिश कंपलसरी, आपको इंग्लिश का पेपर देना है, और एक कोई रीजनल पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया यूपीएससी के बारे में। हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया जनरली, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एनटीए के नाम कितने लोगों ने सुना है? एनटीए, हाँ, कितने लोगों ने सुना है ये नाम? किसने नहीं सुना है इधर से, वॉइस से? एनटीए वर्ड नहीं सुना है, ये लेटर नहीं सुना है? सुना है? चलो मैं बताता हूँ। एनटीए होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है नीट और जे। इसके एग्जाम कंडक्ट करवाती है नीट और जे। ये तो वर्ड सुना है ना? जेई का नाम सुना है? इसे क्वालिफाई करने के बाद आदमी डॉक्टर बनता है। ये 2 वर्ड सुना है कि नहीं? अच्छा, इसमें से कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? 2 लोग हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, 10th तक मैथ्स पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? तो गर्ल्स में से कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहती है? नहीं। डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? डॉक्टर की संख्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यही जो होता है ये इंजीनियर होता है, इसमें भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। जो हमारा पर्पज है वो यही ही है, ठीक है। इस पर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो देखो यही जो फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता दूं, जनरली बात नहीं करो, लिसन टू मी, डोंट टॉक टू वन अनदर, ओके। देखो जेई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। क्या होता है फुल फॉर्म? आईआईटी वर्ड सुना है? आईआईटी सुना है आप लोगों ने? आईआईटी सुना है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? कोई बताए मुझे? इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी। किसी को नहीं पता? देखो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है फुल फॉर्म? जोर से बोलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म? ये कॉलेजेस होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग किया जाता है। तो ये आईआईटी में एडमिशन के लिए ना 2 एग्जाम देने होते हैं बच्चे। इसमें 3 सब्जेक्ट बेसिकली आता है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या क्या आता है? ठीक है। तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी होती है वो क्लास 6 से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैथ्स को और साइंस को प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप देखो। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में।
क्योंकि मैं भी आपके एरिया का हूँ, आपके क्षेत्र का ही हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ के बच्चे ना इन सब के बारे में जानते ही नहीं है, तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है। अगर आप जानोगे ही नहीं तो वहाँ जाओगे कैसे? देखो मतलब हार्डली 2-3 लोगों ने इधर से हाथ रेज किया इंजीनियर्स बनने के लिए। आज के टाइम में सारे लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, हर चीज जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो बच्चे इंजीनियर्स कर रहे हैं, और जैसे मान लो बच्चे कुछ 12th के बाद निकलते हैं तो वो जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आप बीटेक करते हो तो बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कि इन संस्थान से अगर आप करते हो उसकी तैयारी कैसे करोगे ये भी मैं बताऊँगा, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये भी बताऊँगा, ठीक है। देखिए जिनको मतलब इंजीनियरिंग करनी होती है वो जेई मेंस एक होता है, जेई मेंस, ये नाम सुना है? जेई मेंस नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जेई एडवांस, ये दो एक पेपर जो होते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं, देने होते हैं 12th अपेयरिंग। अगर 12वीं में आप पढ़ाई कर रहे हो और आप 12th के बाद दे सकते हो इसका एग्जाम, ठीक है। और ये वही बच्चे दे सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम से है, जिनका मैथ्स है 11th 12th में, वही जाकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जेई मेंस होता है बच्चों, ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट स्पेशल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तीनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? मतलब फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी 30 होते हैं, और मैथ के भी 30 होते हैं। लेकिन आपको करने होते हैं सभी में से 25-25-20। कितने? मतलब 25-25 सब में से करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 75, 75 हो गए। कितने? 90 में से आपको 75 करने हैं, है ना, ठीक है। जो ईच क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स, ठीक है। तो 75 में अगर आप 4 के मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 300, मतलब 300 मार्क्स का पेपर होता है। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हो तो जेई एडवांस है। और ये जो पेपर का पैटर्न होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। समझते हो ना ऑब्जेक्टिव टाइप? मतलब जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, एक सही होता है। मतलब मैक्सिमम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो इसी पैटर्न पे, ठीक है। यूपीएससी में मेंस रिटन होता है और जो प्रीलिम्स होता है वो हमारा मतलब ऑप्शनल होता है, 4 ऑप्शंस। जो स्टार्टिंग के 2 पेपर होते हैं, सीसेट और प्रीलिम्स। तो यूपीएससी वाले बच्चे हैं इसको जाने। तो ये हमारा हो गया क्या? जेई मेंस। जेई मेंस अगर आप निकालोगे फिर आपको जाके जेई एडवांस में पार्टिसिपेट, और जेई एडवांस में मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जो बच्चे 6 में हैं अभी से उस चीज़ के बारे में जानेंगे, और 6 में कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं करो मैं IIT की जेई की तैयारी 6 से करो, आपको अपने सब्जेक्ट को तभी से इम्प्रूव करना है, प्रायोरिटी देना है कि हमको साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में थोड़ा बेहतर करना और सब्जेक्ट का कंपेरिजन, ठीक है। और जो 6 वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मैं एक एग्जाम बताता हूँ। 6 से लेके 8 तक वाले बच्चे वो एग्जाम दे सकते हैं, उसका नाम है ओलंपियाड। ये वर्ड सुना है? ओलंपियाड से एक एग्जाम होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास बोलते हो कि रिसोर्सेज नहीं है या पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपने टॉप लेवल पर जहाँ जाना चाहते हैं नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स फार्मर हैं या उतने पैसे नहीं है कि आपके ऊपर खर्च कर सकें। तो आप ये एग्जाम्स अगर देते हो, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं ना तो गवर्नमेंट आपको पर मंथ करके आपको स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप देती है, ठीक है, ओलंपियाड्स वाले। और वो एक एक सब्जेक्ट का होता है। जैसे कोई बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश ओलंपियाड्स को वो एग्जाम दे सकते हैं, 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और कोई बच्चा मान लो 9 से 10 में, तो उसके लिए भी एग्जाम है। NTSC नाम सुना है? NTSC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम ये बच्चे 10th वाले दे सकते हैं। इस एग्जाम को कौन दे सकता है? 10th के बच्चे दे सकते हैं। इसमें बेसिकली पूछा जाता है थोड़ा सा मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, थोड़ी सी जनरल साइंस के बारे में, जनरल जीके, ठीक है। अगर ये देते हो ना तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है आपकी पढ़ाई के लिए। अगर कॉपी लिए हो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है,
इसको मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मैं उस पर भी अपलोड करूंगा और हमारी जो संस्था है उस पर भी ये जाता है, ठीक है। तब वहाँ से भी देख सकते हो, लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आप वहाँ से देख सकते हो। या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, या उसका फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, कब वो आ रहा है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे मान लो इस सेशन में मैं आपको ब्रॉड चीजें बता दूँ, उसके बाद अगर चाहिए तो आप वहाँ हमें फॉलो करके वहाँ से आप सारी चीज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आजकल हर के घर में फोन होगा, फोन आपके पास है तो उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली अगर आप फोन को यूज कर रहे हो तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको मिस यूज कर रहे हो, केवल इधर उधर की बातें वहां देख रहे हो। उस पर कुछ अच्छी चीजें भी देख सकते हो जो आपकी स्टडी में हेल्प करेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं जानोगे उस मीन्स को तो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो NTSC होता है ये हमारा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है। इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको पर मंथ करके आपको आगे की पढ़ाई के लिए हर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो गया कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे एग्जाम देने के, ठीक है। मतलब 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या हो गया, ओलंपियाड। क्या हो गया? कौन कौन से ओलंपियाड्स होता है? साइंस ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड्स, ठीक है, इंग्लिश ओलंपियाड्स, ये 3 सब्जेक्ट आप ये ओलंपियाड्स दे सकते हो। हर मंथ में अगर आप मान लो स्टेट लेवल पे क्वालिफाई करते हो तो कुछ उसका स्कॉलरशिप मिलता है, अगर नेशनल लेवल पे जाते हो तो और ज्यादा मिलता है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो और ज्यादा मिलता है, ठीक है। और 9th से 10th वाले बच्चों के लिए हो गया NTSC। अब देखो कोई भी बच्चा है अगर मान लो वो 11th 12th में हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उसके लिए एक एग्जाम है, मैं आपको बताता हूँ, ये VPY, ये सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा। ये VPY किसी ने नहीं सुना होगा, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। क्या होता है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसरो का नाम सुना है? इसरो का नाम सुना है? ये 2 लड़की को छोड़ के इधर बॉयज से कोई बताए इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन बताएगा इसरो क्या है? खड़े हो जाओ, डरो नहीं, आराम से। कोई किताब के क्वेश्चन में आप लोगों से नहीं पूछने वाला हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। अरे डरो नहीं भाई, खड़ा हो, कोई खड़ा कर बताए मुझे। राजन खड़ा हो। इंडियन कोई नहीं खड़ा होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था वो। में बताएं इनको छोड़ के, ये तो सब में यही खड़ी हो जा रही है। कोई इधर से बताए, इसरो का नाम नहीं सुना है? अरे बोलो ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अरे नहीं जानते हो? भारतीय मैं आपको बता। अंतरिक्ष अनुसंधान। अच्छा बताओ बेटा, तुम ही बताओ। हाँ, ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा, भूल जाओगे बाद में। ये काम तो करना नहीं है तुम लोगों को। क्या करता है ये? क्या किताब लेके नहीं आए हो लिखने के लिए? अच्छा ये नहीं, बस फुल फॉर्म पता है, बैठ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके नाम से ही आप देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम ही है। तो ये हमारे भारत का ना संस्था है जो भी स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो भी सारी चीजें होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है, सैटेलाइट लॉन्च करना हो गया, कोई भी एक्टिविटीज हो गया, तो वो हमारा इसरो करता है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ना, तो इसरो ने किया था, ठीक है। इसरो ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंगलोर में है इसरो हमारा। तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उस एग्जाम का नाम है KVPY। क्या नाम है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये वो बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 11th में हो, वो भी दे सकता है, 12th में हो वो भी दे सकता है, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो वो दे सकता है। तो ये एग्जाम अगर आप दे तो, जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, कोई है इसमें बैठा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है? लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो आप जानोगे तभी आपके मन में आएगा, आप जानोगे ही नहीं तो कैसे जानोगे कि हम लोग साइंटिस्ट। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? सब लोगों ने सुना है? कौन थे वो? मिसाइल मैन। उनको क्या कहते हैं हम लोग? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? हाँ, वो कहाँ साइंटिस्ट थे? इसरो में। कहाँ थे? इसरो में। नासा का नाम सुना है? नासा कहाँ है? अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका नेशनल स्पेस एजेंसी। अमेरिका का है। उसी तरह से हमारे इंडिया में इसरो है, ठीक है। अच्छा अभी एक मूवी आई थी नंबी नारायणन पे, नाम सुना है? नंबी नारायणन। वो साइंटिस्ट थे, क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने बनाया था
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज किया, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे। तो कुछ अगर आपको देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभी कुछ कुछ ऐसी मूवी भी देखो जो थोड़ा सा इंस्पायरिंग हो, जिससे कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आप जानोगे नंबी नारायण कौन है, बहुत बड़े, मतलब वो एपीजे अब्दुल कलाम से भी जीनियस थे, ठीक है। जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, तो उसको कुछ इंजन, कैसे वो ऊपर जाएगा, उसको लॉन्च करने के लिए कुछ इंजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जो इंजन होता है, जैसे विक्रम इंजन उन्होंने बनाया, क्रायोजेनिक इंजन उनका रिसर्च था, लेकिन वो नहीं बना पाए थे, तो उनका काम। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम भी उसमें साइंटिस्ट थे, वो मिसाइल बनाए थे, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम बाद में क्या बने, राष्ट्रपति, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति तो पहुंच सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में, बेसिकली अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो साइंस में रिसर्च कर सकता है, और उसके लिए पैसा कौन देगा, सरकार। एक केपीपीवाई एग्जाम देगा, ठीक है। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो, इसरो आपको पिकअप करेगा, आपको सीधे बैंगलोर लेकर चला जाएगा। वो वहाँ आप पढ़ाई करोगे, अगर मान लो आप मैथ में अच्छे हो, इंजीनियरिंग में अच्छे हो, तो आप मैथ्स में जा सकते हो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो वो सारा इंजीनियरिंग वो खुद कराएगा फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्टीज हो तो उसमें आप जा सकते, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो तो इसरो आपको लेकर जा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है मेरा बात, ये सब ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एनटीएससी जान गए आप, केपीपीवाई जान गए आप। अब यही के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो आईआईटी में अगर एडमिशन, देखो आईआईटी के कितने कॉलेज है अपने इंडिया में, इसको जानकारी है? 14 यूपी में आईआईटी कॉलेज है कि नहीं? जिसको इंजीनियर बनना है, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा जानकारी लें इन सब चीजों के बारे में। पूरे कंट्री में जो आईआईटी के कॉलेज थे वो 23 थे, इस टाइम 3 नए ऐड हुए हैं, तो 26 हो गए। 26 कॉलेज है अपने देश, ठीक है। आईआईटी के टॉप इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो ये आईआईटी होता है, 26 कॉलेज है। हर साल इस एग्जाम में कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं पूरे पैन इंडिया में। आप लोग तो इतने बैकवर्ड एरिया से हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन उधर के बच्चे, इसके लिए बच्चे, उनके पेरेंट्स होते हैं ना, कोटा, एलएन, बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपया खर्च करते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने। अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो ना, तो जो पैकेज मिलता है बच्चों का वो करोड़ों में जाता है, समझ सकते हो, ऐसा ये एग्जाम, ठीक है। तो उसके बारे में आप जानोगे तब जाकर वहां पर आप पहुंच पाओगे। तो देखो 26 कॉलेजेस है पूरे पैन इंडिया। अपना यूपी एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे 2 आईआईटी कॉलेज है, लेकिन आप लोगों को किसी को नहीं पता। आईआईटी कानपुर, यूपी में रहते हैं, यूपी में 2 आईआईटी के कॉलेज है, आपको पता नहीं है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी पीएचयू। कहाँ का है? बनारस, कानपुर और पीएचयू में, ठीक है। 2 आईआईटी कॉलेज है। पीएचयू बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वहां पर। तो उसमें एडमिशन के लिए आपको ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। आप इसको क्रैक करोगे तब जाकर। और इसमें भी सीट मैं बताता हूँ, आईआईटी में जो सीट है, मतलब कितने बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो है टोटल 15,000। 15,000 बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। और एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? लगभग मान लो 10 लाख सेलेक्ट हो रहे हैं 15,000। आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट एग्जाम। तो उसकी जब प्रिपरेशन करोगे, और इसका अटेम्प्ट मिलता है, केवल 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम 12th अपियरिंग में दे सकते हो, 12th के बाद दे सकते हो। जेईई मेंस 3 बार दे सकते हो, तो वो केवल एनआईटी कॉलेज में, एनआईटी। देखो एनआईटी क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आईआईटी के दूसरे नंबर के बाद आता है एनआईटी। क्या आता है? एनआईटी। इससे भी इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। इसमें 31,000 सीट्स है, 31,000। कितने हैं? 31,000। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं तो लगभग कुछ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी होते हैं, बताता हूँ। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये नहीं दिखा दे रहा, मैं ऊपर लिख। पहले नंबर पे आता है आईआईटी। क्या आता है? दूसरे पे आता है एनआईटी, तीसरे पे आता है स्टेट कॉलेज, ठीक है। देखो मैं बताऊं, मैं 12th पढ़ाई कर रहा था, मुझे नहीं पता था आईआईटी क्या होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता था आईआईटी क्या होता है, क्योंकि मैं भी आप ही के एरिया का, ठीक है ना, कोई बताने वाला।
मुझे लगता था कि जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना वो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंस, कोविड ने मेडिकल का कितना इम्पोर्टेंस बताया, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं जब मेडिकल की बात करूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो मैथ्स पढ़ते हैं। तो मैं मैथ्स में चला गया, ठीक है। जब 12th में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाया, मैं 92% मेरे मार्क्स थे, तब एक टीचर ने कहा कि मेरा नाम राकेश है कि राकेश तुम्हें इंजीनियरिंग कर लो। हम कहे कि इंजीनियरिंग कैसे करें, उन्होंने कहा एक मेंस का पेपर होता है, वो तो उसकी तैयारी करूँगा। अगर आपको 11th में आपको बता दिया जाए कि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप अभी से फिजिक्स केमिस्ट्री को मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, वो उस लेवल की, बोर्ड्स लेवल की नहीं। बोर्ड से देखो इस एग्जाम में ना क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आएगा ही एग्जाम, इसको पढ़ लो, 30 क्वेश्चन पढ़ लोगे पास हो जाओगे। लेकिन वो एग्जाम ऐसा हर साल नए क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मतलब तरीका क्वेश्चन के टाइप से रिपीट हो सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन के डेटा से मैच नहीं होता। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है तब जाकर। तो IIT में हो गया आपका, NIT हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें आपको जाने का मैंने तरीका बताया। पहले स्टेट जैसे AKTU जो है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वो अपना अलग एग्जाम करवाता है, लेकिन अब वो JEE मेंस के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको पेपर देना पड़ेगा, या आपके घर में कोई है तो आप उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे थ्रू भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, समझ गए। चलो इसके बाद मैं अब थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आप लोग बताना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, डरना नहीं बिल्कुल, एकदम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हो गए, फिर मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो लोग बताएंगे थोड़े से वो मुझे समझ में आएगा कौन बच्चा है, तो उसी हिसाब से मैं कुछ बच्चों को मैं अपने हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। मैं सारे बच्चों को इकट्ठे तो नहीं जोड़ सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैं कुछ बच्चों को जो थोड़ा बहुत अच्छा मुझे दिखेगा उनको मैं पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मुझे कोई बताएगा, जिसको पता होगा वो हाथ रेज करके बताएगा। निधि शर्मा कोई है कक्षा 7th में? ये बताइए 1 के पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने बोला जिसको आता होगा वो हाथ रेज करके मुझे बताए कितना होता है, कोई हाथ रेज करके बताए। हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ, कितना होता है? अच्छा बेटा नाम बताओ अपना, कौन सी क्लास में हो? 10th में। क्या करना है आज? डॉक्टरी की पढ़ाई करना, मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, ये 1 होता है, एकदम राइट आंसर। बच्चे के लिए क्लैपिंग कीजिए एक बार, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई बताया कि ये 1 क्यों होता है? क्यों होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गया तो क्यों क्यों? मतलब मान लो ये तो फैक्ट है, हमने बता दिया कि किसी भी नंबर की पावर 0, 1 होता है, लेकिन वाई इट इज 1 ऑलवेज। कोई दूसरा पर्सन जिसको पता है वो मुझे बताएगा। बैठ जाओ, कोई बताए मुझे, कोई प्रूफ कर सकता है इसको? देखो अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाना है ना, अपने पढ़ाई में थोड़ा अच्छा करना है ना, तो क्यों के बारे में जरूर जान। कोई भी चीज आप जान गए हो कि ये ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओ। आपके टीचर ने बता दिया कि ये होता है तो थोड़ा सा आपने खुद से भी ट्राई करो कि ये क्यों होता है। ये एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ बच्चों, ये क्या है? त्रिभुज है, ये ट्रायंगल ABC मान। ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? कितना? अरे तीनों का जोड़ 360 होता है। कितना होता है? मुझे कोई बताया कि 180 क्यों होता है? 170 क्यों नहीं हो सकता है? 190 क्यों नहीं हो सकता है? उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? अच्छा तो मुझे ये बताओ, मान लो ये हमारा ये ट्रायंगल हो गया, या मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया। अब ये तीनों एंगल तो 60 के नहीं होंगे, नहीं, लेकिन तीनों का ऐड करोगे तो 180 होगी। क्यों? 90 वो 45 45 90 45 45 60 180 हो गया, ये 90 90। मतलब ये जानना जरूरी है ना, ये क्यों होता है? ये प्रूव कर सकते हो? अब बताओ बेटा।
120 का ये रहेगा। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? सूरज कुमार। कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। एफर्ट्स के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। देखो इन्होंने जो एक प्रॉपर्टी बताया, जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं है कि वो मतलब 180 होता है। आप बता रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इधर 180 होता है, ठीक है, लेकिन इससे इसको रिलेट तो करके बताओ, मतलब क्यों हो गया? कोई बात नहीं, कोई भी बताए इधर से। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ये छोटी छोटी बात है, मैं ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर ना एक चीज लाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्यों का आंसर जरूर। अभी कुछ साइंस के भी क्वेश्चन पूछूंगा एक आध दो, बस उसके बाद मैं चलूंगा नीट की तरफ, और फिर कुछ और आपके डाउट्स होंगे उसको लूंगा, फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ 1 के पावर 0 क्यों है। इसके दो तरीका प्रूव कर, ठीक है। देखो उधर देखो, ध्यान से नोट करते रहा करो, कोई इसमें अभी से तैयारी करो, अभी से टाइम है ना। 3 के पावर 0 है ना, या 3 के पावर हम लिख सकते हैं 2 - 2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ 0 को हम लिख सकते हैं 2 - 2, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो? 0 को लिख सकता है ना 2 - 2, या 4 - 4 कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, आपने इसको ऐसे अलग करना सीखा है। अगर मान लो दोनों का पावर सेम है, ये बेस अगर बराबर है तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर ये सेम है ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये पावर माइनस है तो 3 के पावर 2 कर दिया, और -3 के पावर -2। ऐसा कर सकता हूँ मैं? कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये बताओ, ये पावर माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, इसको हार में ला सकते हैं ना, तो हार में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। अगर माइनस है ना तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। ये बताओ 3 का पावर 2 कितना होगा? कितना होगा? 3 के पावर 2 कितना होगा? 9 से 9 डिवाइड हो गया, क्या आ गया? प्रूव हो गया। किसी भी नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं, तो ये तरीका हुआ प्रूव करने का कि क्यों, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मैंने पूछा, ये 180 डिग्री क्यों होता है, उसको भी प्रूव कर दूं? चलो एक लाइन में हो जाएगा। ये अगर 9th वाले बच्चे होंगे ना, 9th के मैथ्स के बुक में है, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान दिया ना हो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ते हो? 9th या 10th वाले बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। चलो पूरा बेस्ट का मुझे ये बताओ, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कोई बताए इधर से, नया चेहरा खड़ा होकर कौन बता रहा था? बताओ बेटा। डरो इधर। सबसे पहले लाइफ में कुछ भी करना है ना तो डरना नहीं, खड़े हो। गलत होगा सही होगा वो बात की बात। कितना होगा? 1/2। क्या नाम है आपका? शिवानी के लिए एक बार क्लैपिंग करो। 1/2। मुझे ये बताओ, ये 1/2 ये कोई और वैल्यू क्यों नहीं? 1/3, 1/4, 1/8 क्यों नहीं होता है? क्यों? वाई? ये भी जानना कोशिश करो ना कि क्यों होता है। वो टेबल बन गई ना, टेबल सारे त्रिकोणमिति की वैल्यू आप याद करो। क्यों? बात नहीं, ऐसे जब जितना भाग करते हैं तो लास्ट नंबर यही चलो कोई बचेगा। बात नहीं, मैं बताता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ये सब पूछने का रीजन ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनोगे तभी जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओ। आसान नहीं है। जो आप किताब में पढ़ते हो उससे एक्स्ट्रा आप एफर्ट्स लगाओगे तब जाकर आप वहाँ पर पहुँचोगे, ठीक है। चलो तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि वो 180 डिग्री क्यों होता है, फिर मैं ये प्रूव करता हूँ 1/2 क्यों होता है। ये त्रिभुज है ना, देखो इसको प्रूव करें कई सारे तरीके, ठीक है। उसमें से एक मैं बता दूँ, ठीक है। चलो मैंने ये BC के पैरेलल एक लाइन जो हमारा A से ऊपर, कहाँ से ऊपर जाएगा? अच्छा, एक प्रैक्टिकल मेथड भी बता दें। ये तो मैथमेटिकल मेथड हो गया, प्रैक्टिकल ये है कि अगर ये कोई भी एंगल त्रिभुज है उसके एक कोण के बराबर में अगर पेज काटो आप, काट के उसको रखो ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन, एक सीधा रेखा बनाएगी। और जो उन्होंने बात कही कि 180 होता है, तो वहां से प्रूव हुआ अगर ये एक सरल रेखा बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसका मतलब 180। वो प्रैक्टिकल मेथड होगा। मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल, ये मैथ्स में कैसे प्रूव करते हैं, है ना। देखो आपने पढ़ा है ना
ये दो पैरेलल लाइन है और ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं? इसी तरीके से देखो, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड ऐसे कर दूं और ऐसे ऐसे कर दिया, तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, इसको मान लो p और इसको मान लिया q। देखो p किसके बराबर होगा, एंगल p किसके बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर होगा, और ये q किसके बराबर होगा, z। और ये स्ट्रेट लाइन है ना, एक सरल रेखा है ना, ये तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Q तो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब देखो P किसके बराबर है, Y। P की जगह तो Y लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है तो एक की जगह दूसरा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये P की जगह मैंने क्या लिख दिया, Y और X को तो है नहीं, Q किसके बराबर है, तो Z लिख सकता हूँ, एंगल हो गया कुछ तो क्या हो गया, 180 डिग्री। क्या हो गया, अब देखो इसको सही से लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। ये प्रूव हो गया क्या, x y z बराबर 180। समझ गए, सिंपल सा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपने, वैल्यू जान गए कि क्यों होता है, ठीक है। चलो 47 मिनट। अब मैंने आपको बताया ये जो साइन 30 डिग्री है ये कितना होता है, 1/2 क्यों होता है। तो मैंने मान लिया cos 60 डिग्री कितनी होती है, 1/2। यहाँ मान लो हमने 30 एक साथ सब लोग मत हो जाएगी 1/2, टेबल बचा के 3/2 कितना होगा, 3/2। चाहे कोई भी वैल्यू ले लो तो वो कहाँ से आता है, एक तरीका बताऊंगा सबकी वैल्यू निकाल, समझ गए। इधर देखो बॉयज जो मैथ्स पढ़ता है ध्यान दे जरूर इसको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आता है, सुना है पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये आता है तो ये प्रूव कर दो, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो समझते हैं ना। अब ये बात सही हुआ, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, अलग अलग कितने होते हैं, 60 कितने होते हैं, तीनों कोण बराबर ही होता है। तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर, तो तीनों कोण कितने हो जाएंगे, 60। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप प्रूव कर सकते, समझ गए। देखो अगर इसको मैंने मान लिया ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, हो जाएगा ना। अच्छा अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ से एक लंब ऐसे डाल दिया, तो ये यहाँ पर कितने 90 डिग्री, कितने 90, और ये दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। कितना डिवाइड करेगा, मतलब ये भी हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अच्छा जब ये टोटल 60 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। अच्छा तो आप बताओ साइन 30, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि ये हो गया लंब बटे साइन 30। ये थीटा है, मान लो 30 डिग्री चाहिए ना, इधर ध्यान दो, 30 के सामने ये लंब हुआ ना, मतलब हमेशा एंगल के सामने वाले को लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। a/2 क्या हुआ, ये a/2 कोण क्या हुआ, ये हुआ ना सबसे लंबी भुजा, इसको हमने इसके नीचे कितने तो मतलब a/2 अपान a/, ये 1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा a/2, ए से ये डिवाइड, ए से ये डिवाइड हो जाएगा पर 1 समझ गए। चलो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये लकड़ी है, एक क्वेश्चन साइंस का है,
ये लकड़ी है और मान लो एक लोहा का टुकड़ा, दोनों को मैंने धूप में रखा, समझ गए? बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन कौन होगा? क्यों होगा? धातु है। कोई बताए, खड़ा हो गया बताए। धातु है, बोलो खाली खड़ा हो गए। क्यों भाई, पहले खाली धातु तो बोलो। धातु है। हाँ, क्या बताया? धातु है। क्या नाम है बेटा? हाजरा हाजरा का है। अच्छा, कौन सी क्लास में हुआ? 7th में हो। धातु है, किधर है? क्या हुआ? धातु में क्या होता है तो उसके बारे में बैठो, नहीं खड़े हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए एक बार क्लैपिंग करो। चलो, उसने अब वर्ड सही लगाया, उसने बताया मेटल है। और क्या है? मेटल है, धातु है। इसमें आकर्षण बल कम है। देखो मैं आपको बताऊं, नीचे बैठो। सब लोगों ने कहा कि लोहा ज्यादा गर्म है। सब लोगों ने क्या कहा? अभी इससे पढ़ने का मन करेगा। लेकिन इसका आंसर ये क्या बात नहीं ना बताया। अभी धातु में इतना ही पता था ना, अब पढ़ने का मन करेगा। दोनों का इसलिए बता टेम्परेचर दिया बराबर कि होगा, लोहा दोनों धातु है। सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? अब कैसे होंगे ये समझो। इसका सबको लग रहा होगा क्या पता सर गलत बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना? दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। पूछो क्यों? आप पूछो। आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा एक वर्ड है, क्या आपने उष्मागतिकी पढ़ी हो, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, उष्मागतिकी की साम्य अवस्था। साम्य अवस्था सुना है? जब किसी चीज को हमने एटमॉस्फेयर में रखा तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा तापमान है, वो दोनों का तापमान सेम होगा। क्योंकि कोई बॉडी को अगर हम रखते हैं तो वो तब तक उष्मा का आदान प्रदान करती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर ना। आपको लगेगा कि लोहा ज्यादा गर्म है क्योंकि वो कंडक्टर है, लेकिन अगर थर्मामीटर से मेजर करोगे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्या होगा? सेम। तो ये उसका लॉजिक। तो लॉजिक थोड़ा समझना जरूरी है, समझ गए? एक क्वेश्चन और सिंपल सा, फिर मैं मेडिकल पे चलूंगा, ठीक है? बोर ना हो, बस 10 मिनट और, ठीक है? फिर मैं ये ओवर करूंगा। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए पूछना जरूरी है ताकि आप समझो कि पढ़ाई का पैटर्न क्या होना चाहिए। किताब पढ़ ले रहे हो, एग्जाम पास कर ले रहे हो, ये काफी नहीं है। शांत रहो, आवाज न करो, मुझे सुनो। अभी फिर मैं अपने मन से खड़ा कराने लगूंगा, इसलिए चुपचाप रहो, ठीक है? मान लो 2 बाउल है, 2 कटोरा है, ठीक है? कटोरा समझते हो ना? एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। दोनों को मैंने फ्रिज में रख दिया। बताओ सबसे पहले बर्फ कौन बनेगा? कौन बनेगा? कुछ लोग करें ठंडा, कुछ लोग करें गर्म। वाले लोग हाथ खड़ा करें। अरे अभी आवाज तो ज्यादा आ रही है। अच्छा, ठंडा पानी कितना बनेगा? मतलब मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं ठंडा पानी बनेगा। चलो मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है गर्म पानी बनेगा। कौन बनेगा? लेकिन क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, है ना? ये तो शौक हो गया कि भाई गर्म पानी बन जाएगा, लेकिन जिन्होंने कहा गर्म पानी बनेगा, कोई बताएगा कैसे, क्यों? अब बताओ भाई, कुछ लोगों ने खड़ा किया था ना गर्म पानी, बताओ। वीडियो देख के आया ना, बोलो। ये बताओ, इसमें तो ज्यादा टाइम हो गया। पहले वो भाप बनेगा, फिर वो वाटर बनेगा। वो पहले से वाटर है तो उसको ठंडा हो जाना चाहिए ना, इसमें तो टाइम हो गया ना। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, फ्रिज क्या काम करता है? फ्रिज लगभग सब लोगों ने देखा होगा या सबके घर में भी होगा। फ्रिज का काम क्या होता है? क्या होता है? नहीं, फ्रिज ठंडा नहीं करता। फ्रिज और एसी, 2 ऐसी डिवाइस है जो उल्टा काम करती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका। अच्छा ये बताओ, फ्रिज जिसके भी घर में होगा वो कभी अनुभव किया होगा, फ्रिज कभी कभी आवाज करता है फिर रुक जाता है, फिर आवाज करता है फिर रुक जाता है। ये भी महसूस किया, या अब कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि फ्रिज के पीछे ना देखो हाथ लगाकर गर्म हवा निकल रहा होता है, ऐसा होता है ना? तब ये बताओ वो गर्म हवा क्यों निकल रहा है? ठंडा हवा अंदर कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, अगर ये जान गए ना तो इसका आंसर खत्म। फ्रिज किसी भी चीज को ठंडा नहीं करता है। फ्रिज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, प्लेस करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, उसकी हीट को, उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और उसको निकाल करके वो बाहर करता है।
क्या करता है? कंप्रेसर लगा होता है जो उस गर्मी को निकाल करके बाहर कर देता है। तो जब गर्मी निकाल करके बाहर कर देगा तो अंदर अपने आप टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब हॉट वाटर को मतलब जो गर्म पानी था जो ठंडा पानी था दोनों को हमने रखा तो गर्मी किसके पास ज्यादा है? गर्म पानी के पास ज्यादा है। तो उसकी उष्मा को जो हमारा कंप्रेसर होगा वो जल्दी से एक्सट्रैक्ट करके बाहर कर देगा। और जो ठंडा पानी है उसके पास टेम्परेचर बहुत कम है, तो उसको निकालने में ना उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्लो 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 करके निकालना। तो ये है उसका आंसर, इसलिए वो जल्दी बढ़े। तो जब ऐसे कुछ माइंड लगाओगे, कुछ सोचोगे ना, तब जाकर के पढ़ाई और मतलब जो भी पढ़ते हो ना वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। मतलब साइंस ऐसी चीज है, जो भी पढ़ते हो वो सब आपके नेचर से, आपके आसपास डे लाइफ में वो जुड़ा हुआ है, रिलेटेड। समझ गए? चलो, डॉक्टर कितने लोग बनना चाह रहे थे? फिर से एक बार हाथ रेज करो। तो अब हम नीट के बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है। नीट का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? नीट लंबा हो गया सिस्टर हमारा, है ना? देखो, अगर इन सब के बारे में डिटेल में बताना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ये छोटी चीज नहीं है। हर एग्जाम के बारे में बताऊं, सबके बारे में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आप बता देता हूँ। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। नीट करके क्या लोग बनते हैं? क्या बनते हैं? कौन डॉक्टर? कौन डॉक्टर बनते हैं? बताओ। क्या नाम है आपका? क्या कर रहा था? कोई बात नहीं, बच्चे ने सही बताया। बैठ जाओ, एक बार क्लैपिंग इनके लिए। नीट करके एमबीबीएस किया जाता है। क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूक्रेन का नाम सुना है आप लोगों ने? यूक्रेन का अभी न्यूज में था। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है, वहाँ वॉर चल रहा है। सबसे ज्यादा वहाँ एमबीबीएस करते हैं अपने। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा वहाँ कुछ बच्चे आ रहे थे इंडिया, वहाँ फंसे हुए थे इंडिया के बच्चे। सुना है कि नहीं सुना? वो बच्चे क्या करने गए थे? बोलो एमबीबीएस। क्या करने गए थे? वो मेडिकल करने गए थे, एमबीबीएस करने गए। तब ये बताओ वो इंडिया से क्यों नहीं कर रहे थे, वो यूक्रेन क्यों गए थे? वहाँ ज्यादा सस्ता था। बताता हूँ उसका आंसर, बताता हूँ। इसके बारे में जान जाओगे समझ जाओ। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो आप एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। करोगे तो बहुत पैसे लगते हैं एमबीबीएस अगर प्राइवेट से करते हो इंडिया में। यूक्रेन में मतलब मैक्सिमम लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। 50, 60, 80 लाख तो लगेगा, इतना लगता है अगर प्राइवेट से करते हो। नीट में 18 से 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल। 18 से 20 लाख। और सीट है एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में 48 लाख। कितना है? 48,000। अब बच्चों 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 19 लाख पहले बाहर, मतलब 19 लाख बच्चे बाहर हो गए। 1 लाख बच्चों को सेलेक्ट करो, उसमें से 48,000 बच्चे जाएंगे एमबीबीएस। कहाँ जाएंगे? एमबीबीएस। और जो बच्चे हुए हैं उनके लिए कुछ नीचे के, जैसे उसमें आईआईटी बताया था, उसी तरह नीचे क्या होता है, जैसे एमबीबीएस हो, बीएमएस ऐसा करके होता है। उसके बाद बीएमएस क्या आता है? बीएमएस, बीयूएचएमएस, बीडीएस, डेंटल, ये कुछ होते हैं एमबीबीएस से छोटे। तो लगभग 1 लाख बच्चे मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं नीट में। तो अब आप ये बताओ, जो 19 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो क्या करेंगे? वो फिर एग्जाम देंगे। उसमें से जो अच्छे बच्चे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पेरेंट्स अमीर हैं, वो प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया, वहाँ से बच्चा। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो फिर ऑप्शन चूज करते हैं फॉरेन के, क्योंकि यूक्रेन में 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा, कजाकिस्तान है वहाँ 20 लाख में हो जाएगा। तो लोग क्यों 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे? इसीलिए बच्चे वहाँ बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इसमें 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या आता है? जोर से। अब ये एग्जाम 3 घंटे में होता है, 720 नंबर का होता है। ठीक है, बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने? और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 45 टोटल 180 क्वेश्चन होता है।
180 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में कितना मिनट होता है? कोई बताएगा 3 घंटे में कितना मिनट होता है? कितना मिनट? 180। क्वेश्चन कितना करना है? 180। एक क्वेश्चन को कितना मिनट? अब सोचिए, एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना, और अगर गलत कर दिया ना तो माइनस मार्किंग है। थोड़ा सा भी टाइम सोचने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तब ये एग्जाम क्रैक होगा। समझ रहे हो? इस एग्जाम की तैयारी अभी से साइंस को आप बेहतर करोगे तब जाकर अच्छा कर पाओगे। समझ गए? तो किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता। और एक बात और बता दूं, MBBS ये जो नीट का पेपर है ना, ये आप कई बार दे सकते हैं। मतलब इसके लिए नहीं है कि 2 बार, जैसे IIT था तो 2 बार दे सकते हैं। MBBS के लिए आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। समझ गए? तो मेरे तरफ से सारा चीज मैंने बता दिया। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो खड़ा करें हाथ और मत पूछें। एनी डाउट्स एनीवन आस्क टू मी? कोई डाउट नहीं है? सर पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। इधर से किसी को कुछ भी पूछना हो। अच्छा, कुछ हेल्पफुल लगा? कुछ समझ आया मेरी बातें? हाँ बोलो कुछ बोलो। फायदा हुआ मेरे बोलने से? नहीं हुआ? हुआ? हाँ बोलो। चलो ठीक है। तो देखो, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे मान लो अभी मैं चला जाऊंगा, तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कैसे मिले? तो उसके लिए मेरा एक चैनल है, आप उसको फॉलो कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लोगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर्म कब आ रहा है, उसका डेट होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ देता हूँ। तो वो चैनल जाकर सब लोग सब्सक्राइब करेंगे। बेसिक मैथ जिनको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, सारा चीज़ वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगा सब कुछ। ठीक है, आप सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। आप ठीक है, कुछ भी जानकारी चाहिए वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। मैं टेलीग्राम एक चीज़ होता है, मैं उस पर भी हूँ, वहाँ मेरा ग्रुप है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या मैं वहाँ पर नंबर भी अपना शेयर कर, email ID वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।